जी डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक हैं। चैप्टर नंबर 16 हाइड्रोकार्बन्स, अ वेरी इंटरेस्टिंग जर्नी। आज हम एमसीक्यूज कॉल करेंगे, सीक्वेंस से समझेंगे, रीजनिंग के साथ समझेंगे इनको, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। वेलकम टू जीएस अकेडमी। जी तो स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन जो है यहाँ पे किया जा रहा है, द मॉलिक्यूल ऑफ ईथेन पोजेस विच हाइब्रिडाइजेशन। तो इसमें आपको एमसीक्यूज़ का आंसर मालूम करने से पहले हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट होना चाहिए आपको। तो यहाँ पर लिखा हुआ है बहुत सी किस्म की हाइब्रिडाइजेशन होती है, दैट इज़ एसपी हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि ये जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, sp हाइब्रिडाइजेशन है या sp हाइब्रिडाइजेशन है, ये बेसिकली कह लें कि एक s और 3p ऑर्बिटल से मिलकर sp3 एक नया ऑर्बिटल बन जाता है। और sp2 हाइब्रिड में स्टेट में 2p और एक s, इसमें आप कह लो कि p जो एक मूवमेंट होती है इलेक्ट्रॉन की, दैट इज़ द प्रिंसिपल मूवमेंट। बेसिकली इट्स अ बेल शेप मूवमेंट, सो दीज आर बेसिकली द p शेप मूवमेंट। तो इसमें आप कह लो कि 75 करेक्टर पी का होता है और एस का जो है करेक्टर 25% होता है। और कुछ इस तरह का ऑर्बिट जो है वो बन जाता है जिसमें एस करेक्टर है ये, और फिर आगे से आप समझ लें कि ये अब मैं बना रहा हूँ इसका पी करेक्टर। ठीक है। सो अगर आप कहते हैं जी एस पी हाइब्रिडाइजेशन है, तो इसमें जो एस करेक्टर है दैट इज़ बेसिकली समथिंग लाइक 3 से डिवाइड कर देना 100 को आप, तो दैट बिकम 33.3 समथिंग। तो 66% करेक्टर आपको मिलेगा, इससे थोड़ा सा ज़्यादा पी का, और 33% करेक्टर आपको मिलेगा एस का। तो इसमें एस ऑर्बिटल थोड़ा सा बड़ा हो जाता है कंपैरेटिव विद दिस, और इसमें पी ऑर्बिटल थोड़ा सा छोटा हो जाता है। सो दैट इज़ एस पी हाइब्रिड, इट्स अ नया किस्म का ऑर्बिटल, यू नो। और फिर इस तरह ही एस पी ऑर्बिटल होता है, 50% करेक्टर होता है इसमें। और एस पी टू डी ऑर्बिटल, यानी अब डी ऑर्बिटल ने भी डिफ्यूज़ कर दिया हुआ है, एक नया शेप का ऑर्बिटल बन जाएगा। ये कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री है। तो यहाँ पर सवाल किया जा रहा है कि ईथेन में कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होती है। स्टूडेंट्स, अगर हम ईथेन की तरफ देखें तो ईथेन बेसिकली आपको नज़र आ रहा है कि इट्स अ काइंड ऑफ अ मॉलिक्यूल जिसमें कार्बन टू कार्बन जो हैं वो सिंगल बॉन्ड्स जो हैं वो मिलेंगे हाइड्रोजन के साथ। तो ये ऑर्बिट, ये जो स्टेबलाइजेशन आपको नज़र आएगी इसमें, इसमें गेस करना है हमने क्या होगा। तो दैट इज़ टोटली sp3 hybrid state of all orbitals, right? तो sp3 is the very right answer for this question. तो स्टूडेंट्स, ये आपको इस वक्त जो नज़र आ रही है शेप, दैट इज़ sp हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ ईथेन मॉलिक्यूल। तो स्टूडेंट्स, अगर हम अगले एमसीक्यू की तरफ चलें, द sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर ओरिएंटेड इन अ स्पेस एट एन एंगल ऑफ। स्टूडेंट्स, अभी मैंने जो आपसे बात की थी कि ये हमारे पास जो है ईथेन मॉलिक्यूल है, तो इन दोनों के दरमियान जो एक फ़ासला है दैट इज़ बेसिकली, तो ईथेन में आपको बेसिकली जो बॉन्ड एंगल मिलेगा दैट इज़ गोइंग टू बी समथिंग लाइक 109.5 डिग्री। मीथेन में भी यही मिलता है, और इसका जो स्ट्रक्चर है दैट इज़ टेट्राहीड्रो। ठीक है, टेट्राहीड्रल इनका स्ट्रक्चर होता है। और दिस इज़ द स्टोरी ऑफ दिस मॉलिक्यूल। तो अगर आपके सामने एग्जांपल बनाऊं sp2 हाइब्रिड स्टेट पार्टिकल्स की, तो BF3 बोरॉन ट्राईफ्लोराइड एक अच्छी एग्जांपल रहेगी। और इसके अलावा मैं आपको बोरॉन ट्राईहाइड्राइड भी बना सकता हूँ। सो बोरॉन इज़ अ सेंट्रल एटम विद फ्लोरीन अटैच टू इट। इनका एंगल जो है वो 120 डिग्री के लगभग होगा। सो दैट मेक्स एन आइडिया 120 डिग्री। सो डी इज़ अ वेरी राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन किया जा रहा है जनाब, द ज्योमेट्री ऑफ एसीटाइलिन इज, यानी यहाँ पे ये सीन होने वाला है sp हाइब्रिडाइजेशन का, क्योंकि एसीटाइलिन जो है एक लीनियर स्ट्रक्चर रखती है। और यहाँ पे लिखा होगा लीनियर, yes we have the linear structure, so D is the right option for this। और ये sp हाइब्रिड स्टेट में होता है यहाँ पे कार्बन। ठीक है, सो D is the right answer। उसके बाद है which reaction is used as the test for the presence of alkene। अल्कीन अगर आपने टेस्ट करना है, यानी अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आपने टेस्ट करना है,
तो कौन सा टेस्ट करेंगे आप? पॉलीमराइजेशन टेस्ट तो नहीं होगा, कैटालिटिक डिहाइड्रोजनेशन भी नहीं होगी, कंबशन से भी नहीं पता करेंगे आप। बेसिकली कोल्ड डाइल्यूट अल्कलाइन KMnO4 जो है इसकी मदद से जो है पता लगा सकेंगे। तो यही हमारे पास इसका सूटेबल आंसर है। वैसे वी यूज़ ब्रोमीन वाटर एज वेल फॉर दिस काइंड ऑफ अ रिएक्शन। ब्रोमीन कंपाउंड को पानी में डिज़ोल्व कर लें, दैट बिकम्स ब्रोमीन वाटर, और ये अनसेचुरेशन के लिए, प्रेजेंस ऑफ अनसेचुरेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सो दीज टू गाइज आर इम्पॉर्टेंट, KMnO4, ब्रोमीन वाटर या ब्रोमीन मिक्सड इन अ वाटर। सो ब्रोमीन वाटर टेस्ट इज़ ऑल्सो देयर। सो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, दोनों पूछे जा सकते हैं, बट ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। द जनरल फार्मूला ऑफ अल्केन CnH2n+2 इज़ अ वेरी राइट आंसर। ये तो टेक्निकली रॉन्ग है। CnH2n ये अल्काइंस का है, राइट? सो दैट इज़ अल्काइंस जनरल फार्मूला, और अल्कीन्स का ये है। और एक और याद कर लो, CnH2n +1 कर लो, दैट इज़ अल्काइल्स। ठीक है जी। सो तीनों याद कर लो। सो 3 ये हो गए, एक ये हो गया, ये अल्केन्स का होगा। सो ए इज़ द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट किया जा रहा है सवाल आप सब स्टूडेंट से, सोडा लाइम क्या है? सोडा लाइम कह लें कि एक मिक्सचर है कैल्शियम ऑक्साइड का और कास्टिक सोडे का। सो डी इज़ अ वेरी राइट आंसर। ठीक है, तो सिंपल सी इसकी क्यूरी है, इतना कोई मुश्किल सवाल नहीं था। सोडा लाइम का क्या इस्तेमाल होता है आप कमेंट में करके बताओ मुझे, इसका यूज़ क्या होता है? वैसे काफ़ी महंगा मिलता है ये। द मार्श गैसेस, मार्श होती है ये जो गली सड़ी पत्तियाँ हो गई या जंगल हो गए ना, जहाँ गले सड़े दरख्त और गला सड़ा कोई कीचड़ हो, वहाँ से मीथेन गैस निकलती है। तो मीथेन गैस को जो है हम मार्श गैस भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन किया जा रहा है, एसिडिक हाइड्रोजन इज़ प्रेजेंट इन, कि एसिडिक हाइड्रोजन जो है वो प्रेजेंट होगा तो किस में होगा? तो स्टूडेंट्स, एसिटाइलिन एसिडिक बिहेवियर रखता है वैसे मेरे तजुर्बे से, तो एसिटाइलिन एसिडिक हाइड्रोजन रखता है। तो एसिटाइलिन स्टूडेंट्स एक ब्यूटीफुल मॉलिक्यूल है। 1836 में एडमंड डेवी नामी साइंसदान ने इसको डिस्कवर कर दिया था, बाद में रीडिस्कवर भी हुआ। तो इसकी खासियत मैंने आपको बताई कि जैसे ये जो है अपना हाइड्रोजन दे सकता है। सो इट कैन लिटरली टेक इट आउट इट्स हाइड्रोजन and positive ion and with this hydrogen ion. So this is the acidic behavior of acetylene. So that's why acidic hydrogen is present in acetylene is a very right answer for this question. The electrophile is an aromatic sulfonation is. Aromatic sulfonation में आखिर electrophile कौन इस्तेमाल होता है? तो students sulfonated कह लें कि सल्फोनेशन, एरोमेटिक सल्फोनेशन के अंदर जो है वो कौन सा डेरिवेटिव के तौर पे, इलेक्ट्रोफाइल के तौर पे इस्तेमाल होता है? दैट इज़ सल्फ़र ट्राईऑक्साइड, और प्रोटोनेटेड सल्फ़र ट्राईऑक्साइड जो है वो भी इस्तेमाल होगा एज अ इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। कैटलिस्ट यूज इन फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन, फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन में एज अ कैटलिस्ट कौन सा कंपाउंड यूज़ हुआ है? तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं इसका जवाब दूंगा आपको। बेसिकली you can just say that is basically iron chlorides, that is Lewis acid basically, या एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड ले लें आप। तो ये जो है पार्टिकल्स क्या करते हैं, दे एक्ट लाइक अ लुइस एसिड, और ये यू नो हैलोजेंस के साथ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना लेते हैं और जनरेटिंग इलेक्ट्रोफाइल्स इन द प्रोसेस। सो डी इज़ अ वेरी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये किया जा रहा है कि बेंजीन कैन नॉट अंडरगो, आखिर बेंजीन कौन सा रिएक्शन नहीं करेगी? एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, ऑक्सीडेशन एंड एडिशन। तो इसमें मैं आंसर लूँगा स्टूडेंट्स इसका एलिमिनेशन रिएक्शन, बिकॉज आई हैव रेड अबाउट कि ये सब्स्टिट्यूशन भी करती है, इट कैन गो फॉर ऑक्सीडेशन, बर्न आउट हो जाती है, एंड इट कैन गो फॉर एडिशन रिएक्शंस, अपना डबल बॉन्ड तोड़ देती है। लेकिन एलिमिनेशन रिएक्शंस में मैंने कभी बेंजीन को स्टडी नहीं किया। शेप ऑफ बेंजीन मॉलिक्यूल इज, शेप ऑफ बेंजीन मॉलिक्यूल क्या होगी? दैट इज बेसिकली प्लानर रेगुलर हेक्सागोन। और इसमें आप ये भी कह सकते हैं कि इनका सबका एंगल जो है 120 का होता है। सो 120 का एंगल होता है। सो हेक्सागोनल, दैट्स वेरी राइट आंसर, राइट? नॉट पैरामिडल,
समथिंग लाइक हेक्सागोनल प्लैनेट इसको आप कहेंगे, इसका आंसर है। लीनियर प्लैनेट तो है नहीं बिल्कुल भी, और ट्रायगोनल भी नहीं है। सो लेट्स मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट वन। The isomers of a substance must have same chemical properties, same molecular weights, same structural formula, same functional groups. Okay, so what you can say that कि उनकी क्या चीज़ बिल्कुल सेम होनी चाहिए। You have read that let's say that we have pentane C5H12 pentane, इसके we have read 3 isomers, और उसमें केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट हो सकती हैं। दे कैन गो फॉर अ डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज़, they have a different chemical properties, they have a different structural formula, they have a different functional group sometimes, जैसे I don't know ether functional group isomers भी होते हैं, लेकिन same molecular weight ये must होना चाहिए। molecular weight different हो जाएगा तो that means that कि अंदर कोई element कम ज़्यादा हो गया है। So that is a very close and right answer. B option is a good answer for this question. So ethanol and dimethyl ether is best considered, इथानॉल को और डाईमिथाइल ईथर को जो है वो क्या कंसिडर किया जाता है, ये दोनों चीज़ें क्या हैं आपस में। तो स्टूडेंट्स इसमें जो है वो क्लोज्ड आंसर जो है वो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ही होगा, क्योंकि स्टीरियोमर्स, एनेंटियोमर्स, डायस्टीरियोमर्स ये जो हैं बस स्पेटियल अरेंजमेंट्स की बेस के ऊपर आइसोमर्स हैं। तो स्ट्रक्चरल आर बेसिकली कह देंगे, इनको हम फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स भी बोलेंगे ना। इथानॉल एंड डाईमिथाइल ईथर को हम फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स भी बोलेंगे। So you can call them as functional group isomers. So let's move towards the next question. Alkenes show geometrical isomers due to, alkenes जो हैं वो geometrical isomers show करते हैं, ऐसा क्यों होता है? Because इनकी ज्योमेट्री चेंज हो जाती है, बिकॉज अल्कीन्स जो हैं वो रोटेशन अराउंड सिंगल बॉन्ड तो कर नहीं सकते, ठीक है। एसिमेट्री है, रेजोनेंस है, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन अराउंड द डबल बॉन्ड, तो यही इसका आंसर होगा। क्योंकि डबल बॉन्ड में जो एक फ्रीली रोटेशन होती है, लेट्स से ये कार्बन है, कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है ना, तो ये वाला कार्बन घूम सकता है, ठीक है, इट कैन रोटेट। लेकिन अगर यही डबल बॉन्ड हो जाता है तो फिर ये फ्रीली रोटेट नहीं कर सकता, इसलिए ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हो जाते हैं। यानी कि अगर लेट्स से दैट आपके पास मिथाइल ग्रुप यहाँ पे लगा हुआ है और यहाँ पे लगा हुआ है, तो ये नहीं हो सकता कि ये घूमकर नीचे आ जाए। तो इसी तरह का दूसरा कंपाउंड जिसमें मिथाइल ग्रुप नीचे है, तो दैट बिकम्स दी स्ट्रक्चरल आइसोमर। तो इसलिए रोटेशन नहीं होने की वजह से स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स क्रिएट हो जाएंगे। जी तो स्टूडेंट्स, अब सवाल किया गया हमसे कि ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म जो है वो कौन शो करेगा। तो वो डेफिनेटली काइंड ऑफ अ कंपाउंड जो कि फ्रीली रोटेट नहीं कर सकता। तो 1 ब्यूटीन तो फिक्स किया हुआ है इन्होंने, मैलिक एसिड, लैक्टिक एसिड ये अनसेचुरेटेड है, फ्रीली रोटेट करेंगे। तो 1 ब्यूटीन फ्रीली रोटेट तो नहीं करेगा, लेकिन चूँकि इसके साथ सिर्फ एक ही कह लें फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, तो यहाँ 1,1,2 डाइक्लोरोइथाइलिन जो है ये कर पाएगा ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो। सो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। उसके बाद सवाल किया जा रहा है, मॉलिक्यूल इज सेड टू बी कायरल, एक मॉलिक्यूल को कायरल कब कहोगे आप। तो स्टूडेंट्स एक मॉलिक्यूल को कायरल आप उस वक्त कह सकते हैं जब वो नॉन सुपर इम्पॉसिबल हो। सो इफ़ कैन नॉट बी सुपर इम्पोज टू इट्स मिरर इमेजेस, तो तभी आप उसको कायरल बोल सकते हो, राइट। सो सी इज़ द राइट आंसर। उसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द स्टेटमेंट इज़ फॉल्स रिगार्डिंग कायरल कंपाउंड्स, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इसका जवाब हम लेंगे कि ये स्टेटमेंट इसकी गलत होगी। सो द स्टूडेंट्स आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज दे हैव सिस ट्रांस आइसोमर्स। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये किया जा रहा है, एन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड इज, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड जो है वो क्या कर सकेगा। तो स्टूडेंट्स एन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड आर asymmetric which cannot rotate the plane polarized light and are not superimposable mirror images of each other, so called enantiomers. तो स्टूडेंट्स मस्ट कंटेन एट लीस्ट 4 कार्बन्स। तो ये बात भी किसी हद तक सच मान सकते हैं, क्योंकि टार्टेरिक एसिड की 2 जो एक आइसोमर्स हैं वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं और 2 आइसोमर्स उसके ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होते हैं। सो एन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड मस्ट कंटेन 4, मस्ट वाली बात वैसे डाउटेबल है। व्हेन इन सॉल्यूशन रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट,
तो डेफिनेटली पोलराइज लाइट को रोटेट करेगा तभी तो वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा. मस्ट ऑलवेज कंटेन एसिमेट्रिक कार्बन एटम्स. एसिमेट्रिक कार्बन एटम्स भी हों तो चलेगा. इन सोल्यूशन ऑलवेज गिव अ नेगेटिव रीडिंग इन पोलैरीमीटर. तो ये बात काफ़ी डाउटेबल है कि हर बार वो पोलैरिटी जो है वो नेगेटिव दे. सो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. बहरहाल इस पर अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन है तो कमेंट में आप जवाब दे सकते हैं प्रॉपरली और उसको इंशाल्लाह मैं पिन कर दूंगा. सो प्लेन पोलराइज्ड लाइट इज़ अफेक्टेड बाय. प्लेन पोलराइज्ड लाइट किस को क्या चीज़ अफेक्ट कर देती है? तो इसका जवाब है स्टूडेंट्स chiral molecules. Plane polarized light is affected by chiral molecules because chiral molecule will rotate the plane polarized light some to unpredictable angle. So its enantiomers will rotate the plane of polarization at the equal angle but in opposite direction. So C is the right answer. उसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट एंड लास्ट MCQ की तरफ. They're asking, is it possible to distinguish between optical isomers? तो सोर्स का जवाब जो है वो ऑप्शन डी होगा, बाइपोलैरिमेट्री. Because biopolarimetry we can distinguish between optical isomers since optical isomers have different effect on plane polarized light. So light that travels in a straight plane or single plane. So it is the right answer. तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे आज के सारे क्वेश्चंस जो हमने सॉल्व किया आप लोगों के साथ. उम्मीद है आपको पॉसिबल रीजनिंग के साथ सारे आंसर्स मिल गए होंगे. सो डू सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर वीडियोस और आई होप कि आप सब्सक्राइब करेंगे. और अगर मज़ीद आपने किसी भी चैप्टर की वीडियोस देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट दे दी गई है. उस प्लेलिस्ट को फॉलो करके आप कोई भी वीडियो देख सकते हैं और अपनी अंडरस्टैंडिंग को बेहतर कर सकते हैं. सो दैट्स इट. थैंक यू सो मच. अपना ख्याल रखिएगा और दूसरों का भी और इस चैनल का भी.